नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश प्रधानमंत्री में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज प्रधानमंत्री के तीसरे एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पांचवें पीएम चौधरी चरण सिंह और छठवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया था। कांग्रेस में रहते इंदिरा गांधी से उनके हमेशा वैचारिक मतभेद थे। देसाई स्पष्ट और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति थे। मोरारजी देसाई को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान, स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनकी भूमिका और गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं मोरारजी देसाई का कार्यकाल कैसा रहा। हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे। करीब 2 साल के आपातकाल के बाद पीएम इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव करवाए। इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए जल्दबाजी में एक हुए विपक्षी दलों के गठबंधन जनता पार्टी को कुल 345 सीटें मिली। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। पीएम पद के लिए मुख्य दावेदार थे मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर। अब तीसरी बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने की लगातार इच्छा जता रहे थे। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा को किसी से छिपाया नहीं, लेकिन हर बार कांग्रेस सिंडिकेट के हाथों मोरारजी देसाई के हाथ हार ही लगी, निराशा लगी। अब जब तीसरी बारी आई और इस बार मुकाबला मोरारजी देसाई का बाबू जगजीवन राम से था। हां, इस बार मोरारजी देसाई कामयाब रहे और इस तरह से मोरारजी देसाई चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के सामने गहरे गड्ढे में दबाए गए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम कैप्सूल को निकलवाया था। इंदिरा का कहना था इसमें आजादी के बाद देश की 25 साल की उपलब्धियां लिखी हैं, तो विरोधियों का कहना था कि इसमें सिर्फ नेहरू इंदिरा परिवार का महिमा मंडन है। हजारों सालों के लिए दफनाया गया ये टाइम कैप्सूल महज 4 साल बाद ही खोद कर बाहर निकलवा लिया गया। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदीली में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अहम भूमिका थी। इस दौरान वो कई बार जेल भी गए। 1931 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और गुजरात प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1952 में वो तत्कालीन बंबई के मुख्यमंत्री बने। 1957 से 1980 तक वो सूरत लोकसभा सीट से सांसद रहे। 13 मार्च 1958 से 29 अगस्त 1963 तक नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक इंदिरा गांधी के कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई स्वमूत्रपान को स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम मानते थे। स्वमूत्रपान के संबंध में उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। इसके लाभ भी बताए। वो भोजन में थोड़ा दूध,
मौसमी फलों का रस एवं कुछ सूखे मेवे लेते थे। वो इंटरव्यू में कहते भी थे कि उनकी लंबी उम्र का राज स्वमूत्रपान है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं, इंदिरा सरकार हो या मोरारजी सरकार, बदला कुछ भी नहीं था। इंदिरा सरकार में संजय गांधी मनमानी करते थे, मोरारजी सरकार में उनका बेटा कांति भाई। मैंने मोरारजी भाई से शिकायत की थी कि उनका बेटा मोटी रकम लेकर सौदे और ठेके निपटा रहा है और ये सब वो पीएम हाउस में रहते हुए कर रहा है। कम से कम उन्हें पीएम हाउस से तो बाहर निकालिए। इस पर मोरारजी ने कहा था कि मैंने एक बार अपनी बेटी को डांटा था तो उसने खुदकुशी कर ली थी। अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। यही कारण था कि मोरारजी अपने बेटे के करप्शन को बर्दाश्त करते रहे। और अब मोरारजी देसाई का राजनीतिक भविष्य ज्यादा सुखद नहीं था। एक तो कांग्रेस की सदस्यता उनसे ले ली गई, दूसरी तरफ उनकी कुर्सी भी छीनने वाली थी। जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी थी। इंदिरा गांधी एक मंझी हुई राजनेता, उन्होंने मौके की नजाकत को भांपा, समझा और फिर शुरू हुआ सियासी चालों का दौर। वाईबी चव्हाण ने मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सदन में सरकार अपना विश्वास खो चुकी थी और तब जाकर मोरारजी देसाई को बतौर प्रधानमंत्री इस्तीफा देना पड़ा। जब मोरारजी देसाई सोने चले जाते थे तो उन्हें सोते से जगाया जाए, ये बात वो पसंद नहीं करते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी यही प्रक्रिया जारी रही। वो 100 साल जीना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु 99 वर्ष और कुछ माह बाद 1995 में हो गई। वो अकेले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न और पाकिस्तान की तरफ से तहरीक पाकिस्तान यानी दोनों देशों का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मोरारजी देसाई की सरकार जाने के बाद जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। 5वें प्रधानमंत्री बने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। चौधरी चरण सिंह के सिर पर एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री का ताज कांटों से भरा हुआ था। अब नजर डालते हैं चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल पर। मोरारजी देसाई की सरकार जाने के बाद जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी होता है। कांग्रेस के पास 189 सीटें थीं, विपक्ष के पास 227 सीटें। वहीं चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल के पास 48 सीटें ही थीं। भारतीय लोकदल के साथ जनसंघ, कांग्रेस ओ सोशलिस्ट पार्टी ने एक होकर जनता पार्टी बनाई थी, जिसने कांग्रेस को शिकस्त दी। इस चुनाव में जनता पार्टी के पास इतने वोट थे कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके। इस बार मोरारजी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। वो पीएम बनने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इस बीच लोकसभा चुनाव हार चुकी इंदिरा की कांग्रेस ने चरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट करने का ऑफर दिया। चरण सिंह मान गए और इस तरह वो 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बनाए गए। अपनी वाकपटुता और दृढ़ विश्वास के लिए पहचाने जाने वाले मेरठ के नूरपुर में जन्मे चौधरी चरण सिंह महज 23 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह सके। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। 20 अगस्त 1979 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 14 जनवरी 1980 तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। देश में कुछ ही राजनीतिक नेता ऐसे होंगे जो जमीनी स्तर पर चरण सिंह जैसी पकड़ रखते हों। वो एक समर्पित और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले नेता थे, लेकिन गृह मंत्री रहते हुए चरण सिंह ने एक ऐसा फैसला किया था जिसका खामियाजा उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ा। उस फैसले को जनता पार्टी का पहला ब्लंडर कहा जाता है।
चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा अरेस्ट कर ली गई। अगले ही दिन जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई तो वो हैरान थी कि बिना किसी आधार के गिरफ्तारी कैसे कर ली गई। 16 घंटे की हिरासत के बाद इंदिरा गांधी रिहा तो हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं बदले की भावना ने जन्म ले लिया और ये बदला उन्होंने महज 2 साल के भीतर ही ले लिया, जब अगस्त 1979 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई ने जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह को महज 23 दिन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वे अकेले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में कभी भी बहुमत साबित नहीं किया। स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए चौधरी चरण सिंह ने आजादी के बाद खुलकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मुखालिफत की थी। वो नेहरू के आर्थिक सुधारों और नीतियों के धुर विरोधी थे। इससे कांग्रेस के भीतर चरण सिंह की ताकत जरूर कम हुई, मगर वो किसानों की आवाज के रूप में तेजी से उभरे। नेहरू के निधन के कुछ दिन पहले चरण सिंह ने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाई। राजनारायण और राम मनोहर लोहिया की मदद और समर्थन से वो 1967 में और फिर 1970 में यूपी के सीएम बने। अब आपको चौधरी के वो बेमिसाल काम बताते हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पटवारी राज से मुक्ति, चकबंदी अधिनियम, कृषि आयकर मुक्त, वायरलेस युक्त पुलिस गश्त, कृषि उपज के अंतर्राज्यीय आवाजाही से रोक हटाना। प्रधानमंत्री चौधरी से जुड़ा एक किस्सा जिसकी आज भी चर्चा होती है। कुछ यूं है, बात 1979 की है, जब प्रधानमंत्री चौधरी इटावा के एक थाने में परेशान किसान के रूप में पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें पहचाना नहीं। चौधरी जेब कटने की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे। इस दौरान उनसे रिपोर्ट लिखवाने के लिए 35 रुपए की रिश्वत मांगी गई। वो मान गए। हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। बाद में पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह संत कबीर के बड़े प्रशंसक थे और संत कबीर के तमाम दोहे चौधरी चरण सिंह को याद थे। वे हमेशा सादा जीवन जीने में भरोसा करते थे। धोती कुर्ता पहनते थे, एक हाथ में HMT की पुरानी घड़ी बांधते थे। हमेशा जीवन भर नशा करने से लोगों से दूर रहे, खुद भी नशा करने से दूर रहे और नशा करने वालों की खिलाफत भी करते थे। उनको ऐसे लोगों को वे टिकट भी नहीं देते थे। चौधरी चरण सिंह को क्रिकेट से भी बड़ी चिढ़ थी। वे कहते थे कि क्रिकेट की कमेंट्री का प्रसारण देश के युवाओं को निकम्मा बना रहा है। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि असली भारत गांवों में रहता है। देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। भारतीय राजनीति में राजनीति की अलग शैली लेकर आए चौधरी साहब के विरोधी भी उनकी ईमानदारी के कायल रहे। 29 मई 1987 को उनका अवसान हो गया। चौधरी चरण सिंह के बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। निडर और मेहनती राजीव गांधी के कार्यकाल को कई ऐसे साहसिक फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में विवाद कम नहीं थे। उनके कुछ फैसलों ने राजनीतिक विवाद पैदा किए तो कुछ ने देश के दूरगामी विकास की नींव रखने का भी काम किया। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस वक्त राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। खबर मिलते ही वो दिल्ली लौटे। पीएम पद खाली हो गया था, जिसको भरा जाना बेहद जरूरी था। आनन फानन में कांग्रेस की बैठक हुई और सर्वसम्मति से राजीव गांधी को दल का नेता चुन लिया गया। उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई गई और इस तरह राजीव गांधी महज 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए। राजनीति में बिल्कुल नए राजीव का पीएम बनना कांग्रेस के ही कई नेताओं के लिए हैरानी से भरा था।
राजीव गांधी की रुचि, उनकी दिलचस्पी राजनीति में कभी नहीं रही। राजीव गांधी तो पायलट बनना चाहते। ये शौक, ये जुनून बचपन से ही उनके मन में था। इसे उन्होंने पूरा भी किया। इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब राजीव गांधी भारत आए तो दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के मेंबर बने, बाकायदा पायलट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी तक की। उस वक्त में राजीव गांधी को नौकरी में 5,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। राजीव गांधी बहुत संतुष्ट थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। संजय गांधी की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। वो पायलट की नौकरी छोड़ राजनीति में आ गए। यूपी की अमेठी संसदीय क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब देश में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के लिए आम जनता में सहानुभूति की लहर थी। इस चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की थीं। उनके कैबिनेट में युवा मंत्रियों की संख्या अधिक थी, इसीलिए उन्हें नई पीढ़ी का नेता कहा जाता था। इसकी वजह यह भी है कि उन्होंने पीएम बनने के बाद से ही 21वीं सदी की बात करनी शुरू कर दी। युवा पीएम होने के नाते उनसे देश को काफी उम्मीदें भी थीं। नौजवान पीढ़ी उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखा करती थी। हालांकि राजीव की पत्नी सोनिया कभी नहीं चाहती थीं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। पूर्व राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब माय डेज विद इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि सोनिया अचानक अपने पति को लेकर खुदगर्ज हो गई थीं। पहले वो रिक्वेस्ट कर रही थीं, फिर वो राजीव से झगड़ने लगी कि तुम पीएम नहीं बनोगे, अगर तुम पीएम बने तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव ने कहा था, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। अब आपको राजीव गांधी की वो उपलब्धियां बताते हैं जिनके लिए वो आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने वोट करने की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण और शहरी वर्गों में नवोदय विद्यालयों की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। राजीव गांधी सरकार ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। कंप्यूटर क्रांति की तरह ही दूरसंचार क्रांति का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। शाहबानो केस में राजीव गांधी ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, क्योंकि मुस्लिम नेता सरकार पर दबाव बना रहे थे। इसके बाद राजीव गांधी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण के आरोप लगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन उस वक्त जोर पकड़ने लगा था। हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने